नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मदन धाकर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के बारे में। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा केमिस्ट्री के अंदर पहला जो टॉपिक था हमारा परिचय था। फिर हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में, पदार्थ के ऊपर दाब का प्रभाव, पदार्थ के ऊपर ताप का प्रभाव और अंतराणविक बल के बारे में हमने जानकारी ली थी। दोस्तों, इस बार हम पदार्थ को रासायनिक आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग डालिए, पदार्थ का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा पदार्थ का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। पदार्थ का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम एक टेबल बना के समझेंगे कि किस तरह से हम उसको रासायनिक आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। दोस्तों, टेबल की बात करें तो स्टार्टिंग में रासायनिक आधार पर पदार्थ को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, जिसे लिखा जाता है प्योर सब्सटेंस, और दूसरी कैटेगरी हमारी हो जाती है हमारा मिश्रण। क्या हो जाता है? मिश्रण। और मिश्रण को लिखा जाता है मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध पदार्थ को आगे हम दो कैटेगरी में विभाजित कर देते हैं कि वो शुद्ध पदार्थ कौन से हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी हो जाती है हमारी तत्व की, और तत्व को लिखा जाता है एलिमेंट। और दूसरी हो जाती है यौगिक। यौगिक को लिखा जाता है कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, अब तत्व भी आगे चलकर तीन अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाता है। तीन कैटेगरी इसके लिए बन जाती है दोस्तों। पहली कैटेगरी होती है धातु, यानी धातु तत्व। दूसरा हो जाता है अधातु, यानी अधातु तत्व। और तीसरा हो जाता है हमारा उपधातु, यानी उपधातु तत्व। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में मेटल, इसे नॉन मेटल और इसे मेटलॉइड कहा गया है। इसे मेटलॉइड कहा गया है। दोस्तों, एक बार अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम पदार्थ का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पहले हम पदार्थ को दो कैटेगरी में बांट देते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के रूप में। शुद्ध पदार्थ को आगे दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। चलिए, अब तत्व को आगे तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला होता है धातु तत्व, दूसरा होता है अधातु तत्व और तीसरा होता है उपधातु तत्व। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं यौगिक की। तो दोस्तों, यौगिक की आगे चलकर दो कैटेगरी होती है, यानी पूरी रसायन विज्ञान में दो ही प्रकार के कंपाउंड आपको पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन से होंगे सर वो? तो दोस्तों, पहली कैटेगरी हो जाती है हमारी कार्बनिक रसायन। पहली कैटेगरी हो जाती है हमारी कार्बनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। और दूसरी कैटेगरी हो जाती है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। दोस्तों, इसे कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसे क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम बढ़ते हैं मिश्रण की तरफ। दोस्तों, आपको पूरी रसायन विज्ञान के अंतर्गत दो ही प्रकार के मिश्रण पढ़ने को मिलेंगे। कौन कौन से? देखिए, या तो मिश्रण हमारा समांगी होगा, जिसे आप बोल देते हैं समांगी मिश्रण, या फिर हमारा मिश्रण विषमांगी होगा, जिसे आप बोल देते हैं विषमांगी मिश्रण। अंग्रेजी भाषा में अगर बोला जाए, समांगी मिश्रण को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहा जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और ये
विषमांगी है, विजातीय है, तो इसे कहा जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या कहा जाता है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर दोस्तों। चलिए एक को अलग शब्द से भी समांगी मिश्रण को जानते हैं हम। यह समांगी मिश्रण या इसे आप बोल सकते हो सजातीय मिश्रण। क्या बोल सकते हैं? सजातीय मिश्रण। और इसे क्या बोल सकते हैं? विजातीय मिश्रण। ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई, टेबल को आप अच्छे से जान पाए। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को, जिसे कहा जाता है परमाणु। परमाणु से ही बनता है हमारा तत्व और अणु। तत्व और अणु से ही हमारे बनते हैं यौगिक और मिश्रण। तो शुरुआत करते हैं परमाणु से। चलिए दोस्तों हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग परमाणु या फिर एटम। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी पदार्थ बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन्हीं छोटे छोटे कणों को आप परमाणु बोल देते हो। और यह थ्योरी, यह बात सर्वप्रथम एक भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा कही गई थी, जिनका नाम था कणाद। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर परमाणु के बारे में। परमाणु को लिखा जाता है दोस्तों एटम। ठीक है दोस्तों, परमाणु को लिखा जाता है एटम। दोस्तों पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। तो हम पहली बात करेंगे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। क्या होती है दोस्तों? परमाणु होती है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज एटम। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं परमाणु की सर्वप्रथम व्याख्या जिस भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, उनका नाम है कणाद। तो हम बोल सकते हैं कि व्याख्या किसने करी थी सबसे पहले? तो भारतीय वैज्ञानिक थे कणाद। ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम बोलेंगे कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो हम बोल सकते हैं स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट रूप में आपको ये देखने को नहीं मिलता है। और फिर हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया। आपने देखा होगा दोस्तों केमिकल रिएक्शन, जब आप दो यौगिकों को, दो अणुओं को आपस में अभिक्रिया करवाते हो तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए, समझिए आप, कार्बन एक है, ऑक्सीजन के दो अणु लिए आपने, ठीक है, और इस तरह से आपकी क्या बन गई? CO2। तो ये एक तत्व है और ये एक अणु है। तो इन तत्व और अणु के बीच में एक क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया। तो तत्व और अणु ने अभिक्रिया नहीं करी, तत्व और अणु के अंदर मौजूद परमाणुओं ने अभिक्रिया करी और हमारा बन गया एक यौगिक, एक अणु बन गया। ठीक है दोस्तों। तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ना कि अपना अणु या हमारा तत्व। चलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। हमने बात करी है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो अभी तक हमने पढ़ा है दोस्तों कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है और इसकी व्याख्या सर्वप्रथम जिस भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा की गई है वो है कणाद। फिर हम बात करते हैं क्या परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता? हाँ दोस्तों, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। चलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम चलते हैं कि परमाणु समूह बनाकर किस तरह से आपके अणु और तत्व का निर्माण करता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आगे। दोस्तों यह परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाता है? समूह। आपस में मिलकर बनाता है समूह, जिसे आप बोल देते हो ग्रुप। जिसे आप क्या बोल देते हो? ग्रुप। अगर परमाणु या एटम जो होता है आपस में मिलकर समूह बनाता है और यह समूह दो प्रकार से बन सकता है। यह समूह दो प्रकार से बन सकता है, यानी यदि परमाणु समूह बनाते हैं अभिक्रिया के बाद, एक तो वह समूह या बिना अभिक्रिया के बना समूह। यानी हम बोल सकते हैं कि परमाणु दो प्रकार से समूह बना सकते हैं, बिना अभिक्रिया कर बना समूह
या बिना बना परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह। हमने क्या बोला कि बिना अभिक्रिया कर बना परमाणुओं का समूह, या बोल सकते हैं अभिक्रिया कर बना परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह, अभिक्रिया कर बना परमाणु का समूह। तो परमाणु आपस में मिलकर या तो बिना अभिक्रिया करके ही समूह बना सकते हैं या अभिक्रिया करके भी समूह बना सकते हैं। तो याद रखना कि बिना अभिक्रिया कर बना परमाणु का समूह जो कहलाता है वही होता है आपका तत्व। वही क्या होता है? तत्व, यानी जिसे आप बोल सकते हो एलिमेंट। और अभिक्रिया कर बना परमाणु का समूह क्या कहलाता है? आपका अणु, जिसे आप नाम देते हो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या नाम देते हो? मॉलिक्यूल नाम दे देते हो। दोस्तों तत्व की बात करें तो तत्व पदार्थ की शुद्ध अवस्था होती है। तत्व पदार्थ की कैसी अवस्था होती है? शुद्ध अवस्था होती है, क्योंकि इसका निर्माण बिना अभिक्रिया करके बना, यानी एक समान परमाणु से मिलकर बना होता है। और अणु समान परमाणु से भी मिलकर बना हो सकता है और असमान परमाणु से मिलकर भी बना होता है। देखते हैं आगे। दोस्तों अगली बात करेंगे तो तत्व क्या होता है? तो समान परमाणुओं का समूह, समान परमाणुओं का समूह, समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? आपका तत्व। और यहाँ बोल सकते हैं समान या असमान, समान या असमान परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। तो समझिए दोस्तों इसका मतलब क्या है। यहाँ पर फिक्स है कि परमाणु समान ही रहेंगे, यहाँ पर परमाणु अलग अलग नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे आपने लिखा आयरन, जैसे आपने लिखा कैल्शियम, जैसे आपने लिखा मैग्नीशियम, जैसे आपने लिखा हाइड्रोजन, तो ये तत्व है। और इन तत्व के अंदर आयरन के जितने भी परमाणु हैं सभी समान है। कैल्शियम के अंदर आयरन के जितने भी परमाणु हैं समान है। और इन समान परमाणु का समूह मिलकर क्या बनाया? कैल्शियम एक प्रकार का तत्व। यहाँ पर परमाणु सभी समान है दोस्तों। तो इस तरह से आपके तत्व का निर्माण होता है। और समान या असमान परमाणुओं का समूह, दोस्तों अणु का निर्माण होने के लिए समान परमाणु भी हो सकते हैं और असमान परमाणु भी हो सकते हैं। कैसे दोस्तों? ठीक है, तो समान परमाणु को बोलते हैं समपरमाणविक अणु। ठीक है, समान परमाणु से मिलकर बना हुआ अणु समपरमाणविक अणु कहलाता है। और असमान परमाणु से मिलकर बना समूह क्या कहलाता है? हमारा कह सकता है विषम परमाणुक समूह। तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा सम परमाणविक अणु। यहां से हमारा क्या बनेगा? सम परमाणविक अणु। क्या आपको दिख रहा है? ठीक है, यहां से हमारा क्या बनेगा? सम परमाणविक अणु। और यहां से क्या बनेगा? हमारा विषम परमाणविक अणु। विषम परमाणविक अणु। यहां से क्या बनेगा? हमारा विषम परमाणविक अणु। यहां पर बनेगा सम परमाणविक अणु, फिर बनेगा विषम परमाणविक अणु। दोस्तों नीचे स्पेस की कमी होने की वजह से अब हम इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर। अभी तक हमने क्या देखा? परमाणु समूह बनाता है बिना अभिक्रिया करके या फिर अभिक्रिया करके। तो बिना अभिक्रिया करके जो समूह बनाता है उसे तत्व कहते हैं और इसमें सभी परमाणु समान होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। फिर हम बताते हैं कि अभिक्रिया कर बना परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। इसमें उपस्थित परमाणु समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। यदि समान परमाणु आपस में मिलकर अगर अणु बनाते हैं तो ऐसे अणुओं को समपरमाणविक अणु कहते हैं। और अगर असमान परमाणु आपस में मिलकर अगर अणु बनाते हैं तो इससे कहा जाता है विषम परमाणविक अणु। चलिए दोस्तों इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरफ आपका बन चुका है तत्व, एक तरफ बन चुका है आपका अणु। तो हमारी बात जो अधूरी रह गई थी समपरमाणविक अणुओं को लेकर, और दूसरी बात हमारी अधूरी रह गई थी विषम परमाणविक अणु को लेकर। यानी
समपरमाणुक अणु को लेकर और विषम परमाणुक अणु को लेकर हमारी बातें अधूरी रह गई थी। दोस्तों, समपरमाणुक अणु की बात करें तो यहाँ पर समान परमाणु होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन H2 एक प्रकार का अणु है, परंतु इसका निर्माण कैसे हुआ? हाइड्रोजन के दो अणुओं से, H से हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर और देखेंगे तो ऑक्सीजन O2, तो O2 में कितने ऑक्सीजन होती है? 2 O। ये देखिए कुछ इस तरह का रहता है। अगर आपने O3 देखा है तो कुछ इस तरह का रहता है। इसमें ऑक्सीजन कितने होते हैं? 3 होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो गए, O2 हो गया, H2 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु। जब इसको आप नाम दे देते हो तो इसे नाम देते हो हाइड्रोजन अणु। क्या नाम दे देते हो? हाइड्रोजन अणु या हाइड्रोजन का गैस। और इसको बोल सकते हो ऑक्सीजन अणु या ऑक्सीजन का अणु। और इसे नाम देते हो ओजोन। क्या नाम देते थे? ओजोन दोस्तों। तो यहाँ पर संख्या भी हमें मेंशन करनी पड़ती है कि यहाँ पर 2 परमाणु है, यहाँ पर 3 परमाणु है, तो ये समान परमाणु का समूह हो गया, समपरमाणुक अणु हो जाता है। और विषम परमाणुक अणु की बात करें तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि CO2, यहाँ देखिए कार्बन 1 परमाणु हो गया, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए और दोनों मिलाकर हमारा जो अणु बन गया वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ आपने देखा कि परमाणु अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं आप यहाँ पर आप देखते हैं H2O, तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 2 परमाणु और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 1 परमाणु, और दोनों आपस में मिलकर क्या बन गया? जल का एक अणु बन गया, तो इसे बोलते हैं जल। तो इस तरह से आपने देखा अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। अब बढ़ते हैं इनके आगे प्रोसेस के ऊपर, आगे इनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप एक तरफ लिखेंगे तत्व और दूसरी तरफ लिखेंगे परमाणु। एक तरफ लिखेंगे तत्व और दूसरी तरफ लिखेंगे परमाणु। एक तरफ हो गया आपका तत्व, एलिमेंट, और दूसरा हो गया आपका अणु यानी मॉलिक्यूल। आपने इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में समझा। कुछ चीज़ें हम कर चुके हैं जिनको हम फिर से नहीं करेंगे। दोस्तों, तत्व को हमने समझाया, इसकी परिभाषा दी थी। अणु को हमने समझा, इसकी परिभाषा दी थी। दोस्तों याद रखना, यह पदार्थ की शुद्ध अवस्था है। हम पहली बात करेंगे, यह पदार्थ की शुद्ध अवस्था है, शुद्ध अवस्था है। ठीक है, और ये शुद्ध अवस्था नहीं होती है या यह पदार्थ की विशुद्ध अवस्था होती है, पहली बात। दूसरी बात, परमाणुओं की संख्या नहीं लिखी जाती है। परमाणुओं की संख्या नहीं लिखी जाती है। परमाणु की संख्या लिखते क्या? बिल्कुल नहीं लिखते। जैसे आपने लिखा आयरन, आपने लिखा है आपका सोडियम, आपने लिखा है आपका जैसे आपने लिखा है यहाँ पर मैग्नीशियम या मैग्नीशियम, चलो, तो यहाँ पर आपने संख्या नहीं लिखी, परमाणु की संख्या नहीं लिखी। तो परमाणु की संख्या तत्व के केस में नहीं लिखी जाती है, परंतु यहाँ पर संख्या क्या हो जाती है? यहाँ पर दोस्तों संख्या जो होती है परमाणु की लिखी जाती है। अणु में परमाणु की संख्या लिखी जाती है। जैसे कि अभी हमने समझा था CO2, O2, O3, H2O, यहाँ पर परमाणु की संख्या लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 था तो इसे ऑक्सीजन कह दिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 तत्व थे, 3 परमाणु थे, इसे ओजोन कह दिया। दोनों की प्रॉपर्टी देखी जाए तो टोटली अलग होती है, तो इनको संख्या लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए यहाँ पर बात करें तो गुणों में कोई परिवर्तन आता है, प्रॉपर्टी जो रहती है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, तो गुणों में परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन नहीं आता है। दोस्तों अगर अभिक्रिया हो ही नहीं रही है तो यहाँ तत्व में कोई चेंजेस नहीं आते, इसके कैरेक्टर वैसे ही होते हैं। पर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि गुणों में परिवर्तन आ जाता है, गुणों में परिवर्तन आ जाता है। अभी हमने बात करी थी, क्या बात करी थी? हमने ये बात करी थी
कि यदि ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं जो आपस में मिलकर हमारी ऑक्सीजन गैस प्राणवायु बनाते हैं जिसे हम लेते हैं, और यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं जिसे जो जुड़कर एक ओजोन गैस बनाते हैं जिसे हम नहीं ले सकते हैं। यह समताप मंडल में उपस्थित होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की बहुत सारे जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की उस प्रकाश से बचाती है, क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, उनको सोख लेती है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो इस क्लास में आपने सीखा तत्व, परमाणु और अब अणु के बारे में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे यौगिक और मिश्रण के बारे में। दोस्तों, आज का सफ़र हमारा यहीं तक रहता है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।